उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर की, जहां एक बाप अपनी बेटी से मिलने लंदन से भारत लौटता है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका अपना घर ही उसकी कब्रगाह बन जाएगा। बहुत ही लंबे सफर के बाद सौरभ अपने घर के दरवाजे पर पहुंचता है। अरे सौरभ, तुम सच में आ गए। मैं तो मान ही नहीं पा रही थी कि तुम इतने दिन बाद अचानक लौट आओगे। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सारी थकान एक पल में उड़ गई हो। अरे भला आता कैसे नहीं। आज तो मेरी लाडली बेटी का जन्मदिन है। भले ही दुनिया का कोई काम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन मेरी नन्ही परी की मुस्कान से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। मैं तो बस उसकी आंखों में वो चमक देखना चाहता हूँ जो उसके चेहरे पर हर साल इसी दिन आती है। सौरभ की आंखों में चमक थी। अपनी बेटी से मिलने के लिए एक पिता की ममता झलक रही थी। वो सीधे अपनी बेटी की ओर बढ़ता है और अपनी बेटी के पास जाकर कहता है, कैसी है मेरी बच्ची? क्या मुझसे नाराज हो कि इतने दिन बाद आया हूं? देखो ना, तुम्हारे बिना तो मेरा एक एक दिन अधूरा लगता है। आज तुम्हारा स्पेशल दिन है और तुम्हारे पापा का भी, क्योंकि जिस दिन तुम आई थी उसी दिन से मेरी दुनिया पूरी हुई थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा। आपको देखकर तो मेरी सारी थकान और उदासी एक पल में उड़ गई। आप जब होते हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है। देखो, आज तुम्हारा बर्थडे है ना, तो मैं लंदन से तुम्हारे लिए ढेर सारा गिफ्ट और खिलौना लेके आया हूँ। हर एक चीज सोच समझकर चुनी है, ताकि मेरी गुड़िया को देखकर लगे कि पापा को सब याद है। सच में पापा, आप सबसे अच्छे हो। कोई भी गिफ्ट आपके जैसा नहीं हो सकता। आपके आने से ही मेरा बर्थडे खास बन जाता है। हाँ बेटा, सबसे अच्छे सिर्फ तुम्हारे लिए। और बताओ बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है? टीचर कुछ कहती तो नहीं? कोई तंग तो नहीं करता? तुम्हारा हर सपना सच्चा हो, बस इसी के लिए तो पापा इतनी मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक चल रही है पापा। पढ़ाई भी अच्छी चल रही है और मैंने आपकी दी हुई पेंसिल से ही होमवर्क पूरा किया है। मैं आपकी गुड़िया हूँ ना, आपको कभी निराश नहीं करूँगी। अरे, आप दोनों बातें बाद में करना। फिलहाल आप इतनी दूर से आए हो, लंबा सफर तय करके जरूर थक गए होंगे। थोड़ा बैठिए, अपनी सांसें समेटिए। मैं आपके लिए अभी ठंडा पानी लेकर आती हूँ। लेकिन मुस्कान का चेहरा सिर्फ बाहर से मुस्कुरा रहा था। अंदर ही अंदर वो किसी और ही सोच में डूबी थी। जैसे ही वो रसोई में पहुंची, उसका असली चेहरा सामने आया। उसने मोबाइल उठाया और एक नंबर डायल किया, और वो नंबर मुस्कान के आसिक साहिल का था। हाँ बेबी, बोलो, कैसी हो? सब ठीक है ना वहाँ? तू ठीक तो है ना? बोलना क्या है? मेरा पति, मेरा बोझ घर आ गया है। अब सुन ध्यान से। तू वो बेहोशी वाली दवा लेकर मेरे घर के बाहर जल्दी आ जा। देर मत करना, समझा ना? जैसे ही मौका मिलेगा, जैसे ही ये अकेला पड़ेगा, हम इसका खेल खत्म कर देंगे, हमेशा के लिए। बस बेबी, 2 मिनट में लेकर आया। वैसे भी तुझसे किया हुआ वादा कभी अधूरा छोड़ा है क्या? यह लीजिए पानी। थोड़ा ठंडा है, लेकिन आपके लिए खास रखा था। इतनी लंबी यात्रा की है आपने, धूप, धूल और थकावट सब चेहरे पर दिख रही है। पहले ये पानी पी लीजिए, फिर ज़रा हाथ मुंह धो लीजिए, ताकि आप थोड़ा तरोताज़ा महसूस कर सके। तब तक मैं आपके लिए गर्मागर्म खाना परोस देती हूँ, आपकी पसंद का। हाँ ठीक है, थकान भी है और भूख भी। लंबा सफर था और पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि अब घर बस एक मोड़ दूर है। अब बस मुस्कान का चेहरा दिखे और मेरी थकान हवा हो जाए। जैसे ही सौरभ ओझल होता है, मुस्कान की चाल बदल जाती है। उसका चेहरा अब पत्नी का नहीं, एक साजिशकर्ता का चेहरा था। उसके मन में अब सिर्फ एक बात थी, सौरभ को रास्ते से हटाना, किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर। मुस्कान घर से बाहर तेजी से निकलती है। गली में जाकर बेचैनी से इधर उधर देखती है। अरे कहाँ रह गया ये साहिल? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ उसका। घड़ी की हर टिक टिक से बेचैनी बढ़ती जा रही है। कितनी देर हो गई, अब तक आया क्यों नहीं? हर मिनट में लगता है जैसे सब कुछ फिसल जाएगा हाथ से। लो बेबी,
ले आया वो चीज। तेरे कहने की देर थी और मैं निकल पड़ा था। कहाँ थे तुम? समय का कोई मतलब है कि नहीं तुम्हारे लिए? मैं यहाँ अकेली सब कुछ संभाल रही हूँ। पता है मैं कितना रिस्क ले रही हूँ। एक भी गलती हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ। यार क्या बताऊं, कोई दवा देने को तैयार ही नहीं था। बहुत झूठ बोलना पड़ा। कहना पड़ा कि बीवी बीमार है, सो नहीं पा रही है। डॉक्टर से बहस तक हो गई, झगड़ा किया, गुस्सा खाया, तब जाकर मिला है ये खतरनाक चीज। ठीक है, अब सुनो, मैं जैसे ही तुम्हें कॉल करूं बस फौरन अंदर आ जाना और जैसा प्लान है वैसा ही करना। एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, एक भी नहीं, वरना ना हम बचेंगे ना हमारी कहानी। हाँ बेबी, मैं यहीं गली में घूम रहा हूँ, तुम्हारे घर के पास ही। हर चीज पर नजर है मेरी। तू टेंशन मत ले, बस अपना काम कर, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मुस्कान मुड़ती है और घर की ओर बढ़ती है, लेकिन इस बातचीत का गवाह कोई और भी था। लेकिन जो चीज ये दोनों भूल गए थे वो था पड़ोसी राम बाबू, जो खिड़की के पीछे से इनकी हरकतें चुपचाप देख रहा था। सौरभ से कितनी बार कहा था मैंने, तेरी बीवी किसी लड़के से मिलती है। आज तो वो लड़का इसे कुछ पकड़ा भी रहा था, पर सौरभ को तो यकीन ही नहीं। कभी कभी जो लोग हमारी परवाह करते हैं हम उन्हें ही नजरअंदाज कर देते हैं और फिर चुकानी पड़ती है बड़ी कीमत। इधर मुस्कान रसोई में पहुंचती है, खाना तैयार करती है। अरे यार, इतनी सी दवा से अगर इस बार भी ये बेहोश नहीं हुआ तो समझो हमारा पूरा प्लान मिट्टी में मिल जाएगा। नहीं, अब कोई रिस्क नहीं। एक काम करती हूँ, पूरी की पूरी दवा ही मिला देती हूँ इसमें। इतनी की होश तो छोड़ो, सांस लेना भी मुश्किल हो जाए, फिर देखती हूँ कैसे नहीं होता बेहोश। अब देखती हूँ कैसे बचता है तू। मुस्कान पूरा पाउडर खाने में मिला देती है, एक शैतानी मुस्कान के साथ थाली सजाती है, फिर सौरभ के पास लेकर जाती है। बेटा तुम अंदर जाकर पढ़ाई करो, पापा बहुत थके हुए हैं, उन्हें आराम से खाना खाने दो। उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए अभी। ठीक है मम्मी, मैं अभी जाकर पढ़ाई करती हूँ। जैसे आपने कहा, पापा को आराम चाहिए। बेटी चली जाती है। सौरभ थाली की ओर देखता है और खुश हो उठता है। अरे वाह मुस्कान, मेरी पसंद की खीर। तुम तो आज भी वैसे ही सब याद रखती हो जैसे पहले दिन रखा करती थी। कितनी अच्छी खुशबू है, भूख और बढ़ा दी तुमने। सच में ये खीर नहीं, तुम्हारा प्यार है जो हर बार मुझे खींच लाता है। हाँ हाँ, सब कुछ तुम्हारी पसंद का ही बनाया है मैंने। तुम्हारे पसंद की दाल, वो आलू की सब्जी, जैसी तुम्हें बचपन से पसंद रही है। बस खा लो और थोड़ा मुस्कुरा दो। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे तुम्हारी जैसी जीवन साथी मिली। भगवान करे हर किसी को तुम्हारे जैसी पत्नी मिले, जो न सिर्फ स्वादिष्ट खाना बनाना जानती हो बल्कि दिल से प्यार भी करती हो। हाँ हाँ, अब जल्दी से खा लो वरना ठंडा हो जाएगा और फिर तुम कहोगे कि स्वाद चला गया। सौरभ खाना खाने लगता है। अरे मुस्कान, तुम भी आ जाओ। तुमने खाना बनाया पर खुद कुछ खाया नहीं। बैठो ना मेरे पास, एक साथ खाना खाते हैं जैसे पहले खाते थे, याद है ना? ना नहीं, मैंने तो खा लिया। मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम आराम से खाओ। सौरभ दोबारा खाने में लग जाता है। मुस्कान गिलास में पानी भरकर लाती है। ये लीजिए पानी, ठंडा है लेकिन दिल से दिया है। सौरभ खाना खत्म करता है। पानी पीते ही अचानक उसका सिर घूमने लगता है। मुस्कान, शायद थकान की वजह से मुझे नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है। शायद अब मैं बस थोड़ा आराम कर लूं, बस कुछ मिनट, फिर बात करेंगे बहुत सारी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए। सौरभ बेड की ओर लड़खड़ाता है और गिरकर बेहोश हो जाता है। मुस्कान थाली उठाकर रसोई में जाती है। जिस थाली में सौरभ ने अपने प्यार और विश्वास से खाया, वो थाली आज उसकी नींद की कब्र बन जाएगी। मुस्कान थाली सिंक में रखती है और फौरन मोबाइल निकालती है। लो,
सौरभ तो हो गया बेहोश, एकदम वैसे ही जैसे सोचा था। अब जल्दी से साहिल को फ़ोन कर लेती हूँ। हेलो साहिल, हो गया काम, तू जल्दी से आ जा। अब देर करने का मतलब होगा मुसीबत को बुलाना। अभी आया बेबी, बस एक इशारा कर, तू कहे और मैं दीवार तोड़ दूं। कुछ ही मिनटों में साहिल घर के पिछवाड़े से अंदर घुसता है। मुस्कान से फुसफुसाकर बोलता है, बेहोश तो हो गया ना? हाँ हाँ, हो गया। अब बस एक काम बाकी है, इसे मारना, एकदम खत्म कर देना। वाह, तेरा दिमाग सच में गजब का है मुस्कान। तू चाह ले तो दुनिया भी झुका सकती है। अब इसे मारे कैसे? उसका भी इंतजाम मैंने कर लिया है। यह लो खंजर, तेज नुकीला, और अब इंतजार में है सिर्फ एक वार का, और कर दो इसका सीना आर पार। साहिल खंजर हाथ में लेकर कांपता है। कैसे मुस्कान? ये तो आदमी है, जानवर नहीं। मुझसे नहीं होगा ये। मैं बहुत डर रहा हूं, मेरे हाथ कांप रहे हैं। नहीं मुस्कान, मुझसे नहीं होगा ये। मुझे बहुत डर लगता है, कहीं कुछ गलत हो गया तो, पुलिस ने पकड़ लिया तो। मुझे जेल का नाम सुनकर भी पसीना आ जाता है। साहिल डर रहा है, लेकिन मुस्कान उसे समझा रही है। अरे यार, तुम भी ना, मैं तुम्हारे साथ हूं, कुछ नहीं होगा, सब कुछ मैं देख लूंगी। लो ये पकड़ो और कर दो इसका काम तमाम। साहिल कांपते हाथों से खंजर पकड़ता है। दोनों सौरभ की ओर देखते हैं, जो बेहोश पड़ा है। अगले ही पल खंजर की चमक लहू से गीली हो जाती है। जिस इंसान ने सब कुछ खोकर अपनों को पाया था, उसे उसी के अपने मौत के हवाले कर रहे थे। पर शायद किस्मत अभी पूरी कहानी कहने को बाकी थी। जैसे ही खंजर सौरभ के सीने में उतरता है, पीछे से एक चीख सुनाई देती है, पापा। मुस्कान और साहिल दोनों चौंक कर पीछे मुड़ते हैं। बेटी कमरे के कोने में खड़ी कांप रही होती है। अब क्या करें मुस्कान? ये तो सब देख चुकी है। उसकी आंखों में डर नहीं, सवाल है। अगर किसी से बोल दिया तो हमारा पूरा प्लान मिट्टी में मिल जाएगा। चुप रहो, मैं देखती हूँ, कोई शक न कर ले। अब हम एक कदम भी पीछे नहीं हट सकते। वो बेटी के पास जाती है, उसे कंधों से पकड़कर झकझोरती है। अगर तुमने किसी को कुछ बताया ना, तो तुम्हारा हाल भी तुम्हारे पापा जैसा कर दूंगी, समझी? ये मेरा घर है और यहाँ वही होगा जो मैं चाहती हूँ। नहीं मम्मी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। प्लीज मम्मी, मत मारो मुझे। मैं बहुत डर रही हूँ। मैंने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं देखा। बस मुझे माफ कर दो मम्मी। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, किसी से नहीं। बेटी फूट फूट कर रोने लगती है। दूसरी तरफ मोहल्ले का पड़ोसी रामबाबू अपने घर में बैठा होता है। अरे ये चीख कैसी? ये आवाज तो सौरभ के घर से आई है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? रामबाबू घबराकर उठते हैं और तेजी से सौरभ के घर की तरफ भागते हैं। लो मुस्कान, हमारे रास्ते का कांटा सदा के लिए साफ हो गया। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। अब कोई हमारे बीच नहीं आएगा। हाँ, अब हम आजाद हैं। कोई हमें रोकने वाला नहीं, कोई नहीं जो हमारे सामने खड़ा हो सके। चलो एक काम करते हैं, बाजार से सीमेंट लाते हैं और इसे ड्राम में पैक कर देते हैं, वरना मोहल्ले वालों को इसकी बदबू आ जाएगी। सारा खेल खुल जाएगा। हाँ चलो, जल्दी चलो, कहीं कोई शक ना कर ले। हमेशा की तरह सब कुछ साफ सुथरा लगना चाहिए। गुनाह को छुपाने के लिए अब नया गुनाह होना बाकी था। बाजार से लौटने के बाद दोनों एक बड़ा प्लास्टिक का ड्राम लाते हैं। सौरभ की लाश को काटकर ड्राम में पैक कर देते हैं। बेटी एक कोने में सहमी हुई बैठी है। ले, कर दिया इसका काम तमाम। पूरे 15 टुकड़े करके डाल दिए इस ड्राम में। अब तो भगवान भी इसे खोज नहीं पाएगा। किसी को अब भनक तक नहीं लगेगी, न पुलिस न पड़ोसी, सब कुछ खत्म। हाँ, अब न सौरभ है न उसकी परछाई।
अब बस मैं हूँ और मेरी आज़ादी